waves and sound. Recording in progress. चलो पहले तो यही बताओ मुझे, ये 9th क्लास में पढ़ते हो आप लोग, क्या कहोगे? व्हाट इज वेव भव्या? बताओ, वेव मोशन या वेव क्या चीज है? वाइब्रेशन किसके? बोलो बेटा। डिस्टरबेंस इन, तो मीडियम ना हो तो? लक्ष्य प्लीज बेटे, गलत बात है। अरे टाइम पर इंजॉय हो रहा है। नहीं तो सुनो ध्यान से बेटा, वो जो बोल रहा है तुम भी तो अपना दिमाग चलाओ। गलत बात है, ऐसे नहीं। इधर बैठो, है आगे, इधर आओ, अधिराज के पास बैठो, चलो। हाँ बताओ अरंत, व्हाट इज वेव मोशन या व्हाट इज वेव? बोला अनुष्का बेटे। विदाउट कंज्यूमिंग, और कुछ काव्या? वेव मोशन, जीवन ज्योत, 9th में पढ़ा भाई तुम लोगों ने, वेवलेंथ पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, क्रेस्ट ट्रॉ, ये सब पढ़ा। तो क्या वो सीखा भाई? वेव मोशन होता क्या है लावण्या, बताओ भाई। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड वेव ही तो है, तुम तक जा रही है, तो तुम तक बेसिकली क्या वेव मोशन में क्या होता है? एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, कई कई बार पार्टिकल्स नहीं भी होंगे, वो जो भी चीज है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ये हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज इलास्टिक स्ट्रिंग। ये वो वाली स्ट्रिंग नहीं है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में, इनएक्सटेंसिबल। इसकी लेंथ हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन होना जरूरी है, टाइट होनी चाहिए, टेंशन इसमें टी है। और इस रस्सी का जो मास है पर यूनिट लेंथ, इसका मास पर यूनिट लेंथ है म्यू। वो सीधे आप म्यू को ढूंढ सकते हो, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। मान लो तुम कहते हो ये तार जो है, ये इलास्टिक स्ट्रिंग जो है स्टील की बनी है, स्टील की डेंसिटी तो अपने को पता ही रहती है, डेंसिटी क्या आएगी? केजी पर मीटर क्यूब, इंटू एस क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर आ गया। म्यू को क्या बोलेंगे अपनी बेटे? मास पर यूनिट लेंथ। म्यू को और क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। तो जो नॉर्मल हम डेंसिटी देखते हैं रो, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करो, वी गेट दिस। अब तुमने इस रस्सी के पहले पार्टिकल को तुमने पकड़ा, x इक्वल टू 0 वाले को तुमने पकड़ा हुआ है, यू आर द सोर्स। वेव मोशन है तो कोई ना कोई सोर्स होगा जो उस वेव को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वेव मोशन क्या हो रहा है? पहले पार्टिकल को हमने पकड़ा और पहले पार्टिकल को हमने अप एंड डाउन एसएचएम कराना शुरू कर दिया। कितनी फ्रीक्वेंसी पे एसएचएम कराना है ये तुम्हारी मर्जी है। किसी भी वेव की, किसी भी वेव की जब हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये जो तुम एसएचएम में पढ़ के आ रहे हो फ्रीक्वेंसी वही है कि एक सेकंड में उस वेव का कोई भी पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, तो ये वही फ्रीक्वेंसी है जो हम एसएचएम में पढ़ के आए हैं। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सोर्स, है ना, सोर्स डिसाइड करता है। मैंने रस्सी के पहले पार्टिकल को पकड़ा है, मैं उसे एक सेकंड में 2 बार वाइब्रेट कराऊं या 10 बार वाइब्रेट कराऊं, ये मेरी मर्जी है, समझ गए। एम्पलीट्यूड भी कौन डिसाइड करेगा? सोर्स, वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। मैं इस पार्टिकल को इसकी इस मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके वापस लाऊं या 4 ऊपर ले जाके वापस लाऊं, वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। सो किसी भी वेव मोशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सोर्स डिसाइड करेगा और एम्पलीट्यूड भी सोर्स डिसाइड करेगा।
आपने पहले पार्टिकल को अप एंड डाउन मूव करना शुरू किया तो क्या होगा, बाकी सारे भी तो मूव करना शुरू कर देंगे। जब तुम पहले पार्टिकल को ऊपर खींचोगे तो पहला पार्टिकल दूसरे को ऊपर खींचेगा, दूसरा तीसरे को। तो इस तरह से धीरे धीरे इस रस्सी के सारे पार्टिकल्स एसएचएम करना शुरू कर देंगे। इस रस्सी के सारे पार्टिकल्स पहले पार्टिकल के मोशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे। जो एनर्जी तुमने यहां पे पहले पार्टिकल को दी थी वो अल्टीमेटली लास्ट वाले पार्टिकल तक पहुंच जाएगी थोड़ी देर के बाद। So wave motion is a phenomena in which energy and momentum is propagating from one place to another, but the particles of the medium are simply vibrating about their mean position. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत लंबी सी लाइन लगी है ना, पीछे वाले बंदे ने अपने से आगे वाले को धक्का मारा, वो अपने से आगे वाले को पुश करेगा, वो अपने से आगे वाले को, धीरे धीरे वो इफेक्ट कम होता जाएगा। बट मानो अगर ना कम होता तो अल्टीमेटली बंदे तो अपनी जगह पर ही है, तो आगे क्या गया, मोमेंटम। अल्टीमेटली 10वें बंदे पे भी डिस्टरबेंस आया ना, अल्टीमेटली आगे क्या गया, एनर्जी, मोमेंटम। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये साउंड वेव है। ये रस्सी वाली जो मैं वेव ले रहा हूं इट इज ट्रांसवर्स वेव। वीडियो कैमरा सबका ऑन रहे प्लीज, मैं बार बार बेटे रिपीट नहीं करूंगा, हर दिन वही कहानी। अनंतवीर एक सेकंड बस, ठीक है। सो एनर्जी और मोमेंटम प्रोपगेट हो रहे हैं। सबसे पहले पार्टिकल को आपने वाइब्रेट कराना शुरू किया, यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। साउंड की मैं बात कर रहा था, मैंने जब बोला तो मैंने यहां वाली एयर को डिस्टर्ब किया है बस, इसने आगे वाली एयर को, तो एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे बस वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेट हुए, इन्होंने अगलों को वाइब्रेट कराया, आगे वाले आगे वाले आगे वाले, फिर आपके कान के स्क्रीन जो है, ईयर स्क्रीन है, वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट हुए, उन्होंने स्क्रीन को वाइब्रेट कराया, वो वाइब्रेशन फिर आपके नर्व सिस्टम से होते हुए ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाए उन्होंने, ठीक है। वो फिर नर्व्स के अंदर वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे रस्सी में प्रोपगेट होने वाली वेव, हम पढ़ेंगे ये साउंड वेव, बस इस चैप्टर में 2 पढ़नी है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होते हैं, ये लाइट, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। रस्सी वाली वेव को रस्सी के पार्टिकल चाहिए, साउंड को ये एयर पार्टिकल्स चाहिए। वैक्यूम में ये साउंड प्रोपगेट ही कहां करेगी, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, सन से आ तो रही है लाइट, ठीक है। एक और होती है मैटर वेव्स, आपने पढ़ा ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ केमिस्ट्री में, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करते हैं, उन्हें कहते हैं मैटर वेव्स। हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 पढ़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ये रस्सी में प्रोपगेट होने वाली वेव और ये साउंड वेव, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल, मतलब जिन्हें कोई मीडियम चाहिए। इन्हें कहते हैं नॉन मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो मैटर वेव्स अलग ही है। मैटर वेव्स मतलब वेव नेचर विच इज शोन बाय टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, ये वेव नेचर। याद है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, बस गोल, धरती गोल है। डी ब्रॉगली वेव, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, मैंने कितनी बार कहा, तुम लोग अपना भला चाहते हो, अभी भी जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाइए, जाने दो, नहीं याद तुम्हें क्या था। तो एनीवेज, तो आपको +1 की, मैं चुप रहो, +1 की न्यूमेरिकल्स कितने करे कितने नहीं करे सब मैं बता रहा हूं, बड़ा हल्का सा फर्क पड़ता है, बहुत हल्का सा आपको, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जिसने न्यूमेरिकल थोड़े बहुत कम करे तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है संप्रीत, ठीक है। आपको +1 के सारे, जैसे तुरंत बोलू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप तुरंत बोलो सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/p, h/p, p होता है mv, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही है, h/p, इस तरह से फंडामेंटल्स क्लियर करो, ठीक है। कल को हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू आती है 1.227 बाय √v नैनोमीटर। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, ये भी समझाऊंगा ये 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, अभी आधों को यही नहीं पता होगा, बताओ गवेश। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, इसका क्या मतलब है,
मैं हाथ ऐसे क्यों करके, हाँ, इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने 100 उठा ले मेरे भाई, कभी खुद गिरने वाला होता है, कभी पेन गिराता है, क्या कर रहा है तू, और हीरो बन के आता है। जैकेट किधर है इंस्टीट्यूट की, बस ऐसे देख, और सॉरी सर हो गया काम, कल फिर मैं यही काम करूंगा। और कल क्लास है तुम लोगों की, मैं लूंगा क्लास, तो मैथ्स की भी है, डाउट क्लास होगी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स के भी मैं डाउट क्लास लूंगा, एसएचएम के, और अगर हो गए तो वेव्स एंड साउंड आगे पढ़ेंगे। हाँ भाई लक्ष्य, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, इसका मतलब बताइए। सुना तो होगा ऐसा, केमिस्ट्री में था ऐसा कहीं, चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट, ऐसा कुछ था, क्या मतलब है इसका, चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट। तरन बेटे बताएगी कुछ या रहने दूं, तंग ना करूं, आराम से तू बैठी है, कोशिश करो बेटा। चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट, चलो जाने दो, बाद में पढ़ेंगे। 1.227 ये भी याद ही रख लेना, मैं पूछूंगा, बता रहा हूं, ये आएगा 12th में, मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तुम सीधे फॉर्मूला लगा दोगे 1.227 बाय रूट वी। मान लो 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया था, तो यहाँ 100 रख दोगे, अंडर रूट 100 क्या आ जाएगा 10, तो वेवलेंथ आ जाएगी 0.1227 नैनोमीटर। ठीक, एनीवेज वो सब अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हम इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर, अरे मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है तू, और शेल से बाहर तू एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन था बेटा ये, कोई बात नहीं समग्र, यहां ध्यान से सुनो। तो हम फिलहाल बात करेंगे इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स की, ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी, जैसे रस्सी में प्रोपगेट होने वाली वेव, जैसे साउंड वेव। आशिता ठीक है बेटा। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, हर तरफ से गंदा है, बताओ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, संप्रीत बताएगा। बहुत बढ़िया, लॉन्गिट्यूडनल ये वर्टिकल जाती है, मैं बोलूंगा तुम कुछ नहीं सुनोगे, साउंड सारी ऊपर जाएगी। ट्रांसवर्स बोल, यस जीवन, जशन, मास्क हटा ले बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाहें हैं, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिकल का, ट्रांसवर्स वेव में वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन इधर होगा और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये रस्सी वाली वेव ट्रांसवर्स है, इसमें तू क्या वर्टिकल वर्टिकल कर रहा था, जाने दे, नहीं कोई बात सही नहीं थी, ये ट्रांसवर्स वेव है, एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम रस्सी की फोटो खींचोगे, ठीक है, तो फोटो ऐसी दिखाई देगी तुम्हें, हल्के से टाइम डेल्टा टी के बाद अगर तुम रस्सी की फोटो खींचोगे तो तुम्हें इस रस्सी की फोटो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे ये वाला पार्टिकल यहां आ गया, क्या अवनी बेटे सचमुच ऐसा हुआ, क्या ये वाला पार्टिकल, रस्सी का पार्टिकल आगे कैसे जा सकता है, एक्चुअली रस्सी का ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया और जो ये वाला पार्टिकल था ये ऊपर चला गया है, तो हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई 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 क्वांटिटी आगे बढ़ रही है, आगे क्या ट्रांसफर, कोई मटेरियल आगे नहीं जा रहा, आगे क्या जा रहा है, एनर्जी और मोमेंटम, वेव डिस्टरबेंस आगे जा रही है। ये जो दो डायग्राम मैंने बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं रक्षिता बेटे, रस्सी की शेप एट टू डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, लगातार मैं ऐसे 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 रस्सी के इस पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहा हूं, हिमांशु रस्सी के इस पार्टिकल को मैं वाइब्रेट करा रहा हूं, एक मिनट, रस्सी के पहले पार्टिकल को मैं बड़े गौर से इस चैप्टर को समझो, और अभी आपको थॉरो, इसके न्यूमेरिकल हम 30-40 कर लेंगे, दैट इज मोर देन ओके, फिलहाल आप इस चैप्टर को थॉरो समझो और भूलना बिल्कुल नहीं, फिर भूल के हो जाते हो, आराम आराम से मैं कराऊंगा पूरे अगले एक हफ्ते इसको करेंगे हम अच्छे से प्रैक्टिस,
तो रस्सी के पहले पार्टिकल को मैं लगातार ऐसे 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 वाइब्रेट कराए जा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। गौर से विजुअलाइज करो तो रस्सी के पार्टिकल्स अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। आगे क्या जा रहा है? डिस्टरबेंस, एनर्जी, मोमेंटम, कोई मटेरियल पार्टिकल आगे नहीं जा रहा। ये वाला पार्टिकल अपनी जगह से नीचे उतर आया, ये वाला ऊपर चला गया है। तो हम कहेंगे वेव का प्रोपगेशन इधर है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इधर है। तो दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसवर्स वेव। पानी के सरफेस पे भी आती है और उसके लिए सरफेस टेंशन जिम्मेदार होता है। पानी में आप शांत एकदम पानी में ऐसे पत्थर फेंकते रहो एक ही जगह पे लगातार, तो वेव पैटर्न नहीं जनरेट होगा। वो ट्रांसवर्स वेव जो जनरेट हुई पानी के सरफेस पर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरफेस टेंशन। भाई साहब पार्टिकल ऊपर गया है तो नीचे आ रहा है, तो कोई उसको खींच रहा है ना नीचे, कोई खींच रहा है ना नीचे उसको, वो वहां पे सरफेस टेंशन फोर्स होगा। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। रस्सी में प्रोपगेट होने वाली ये वेव कैसी है? ट्रांसवर्स। वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। पार्टिकल्स किधर वाइब्रेट कर रहे हैं? वाई एक्सिस की ओर। लाइट वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? सो राइट, इन वेव मोशन, in wave motion, energy and momentum, in wave motion, energy and momentum, समग्र वीडियो कैमरा ऑन रखो बेटा, और डिस्टरबेंस, in wave motion, energy and momentum or disturbance is propagating from one place to another, from one place to another, but particles of the medium, but particles of the medium, ब्रैकेट में, फॉर मैकेनिकल वेव, क्योंकि कल को जब तुम और ज्यादा सीख जाओगे तो तुम कहोगे सर तब क्या होगा जब पार्टिकल्स हो ही ना मीडियम में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया फॉर मैकेनिकल वेव। व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव? जिसको मीडियम चाहिए, बट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ब्रैकेट में, फॉर मैकेनिकल वेव आर सिंपली वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल्स कहीं नहीं जा रहे, but particles of the medium are simply vibrating about their mean position, ठीक है? सो ये होता है वेव मोशन। ये वेव मोशन की जनरल डेफिनेशन है। लाइट वेव में भी पार्टिकल्स नहीं होते, बट इसमें भी एनर्जी एंड मोमेंटम प्रोपगेट हो रहा है, सन से आ तो रहा है। आप कहोगे एनर्जी आ रही है, समझ में आ रहा है भाई, धूप आजकल तुम खड़े हो जाओ एनर्जी तो मिलती है, मोमेंटम कैसे आ रहा है? एक्चुअली अगर ये लाइट है, ट्यूबलाइट, ये लाइट आ रही है यहां से, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर मैं अपना हाथ इसके सामने ऐसे कर रहा हूं ना, तो ये लाइट अगर मेरे हाथ पे गिर रही है, ये मेरे हाथ पे फोर्स दे रही है एक, बट वो बड़ा नेग्लिजिबल है, हमें पता नहीं चल रहा। ऐसे तो बेटा विनायक तुम भी इसको पारस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वो नेग्लिजिबल फोर्स है, Gm1m2/r²। तो अगर आपके हाथ पे तुमने ऐसे टॉर्च से लाइट मारी, वो लाइट तुम्हारे हाथ पे गिर रही है ना, वो तुम्हारे हाथ पे फोर्स दे रही है एक, ठीक है? सो वो आगे हम पढ़ेंगे, मोमेंटम है उसमें, वी विल डिस्कस दैट। बहुत ही इंटेंस लाइट हो तो यू मे फील दैट फोर्स, बट उतनी इंटेंस लाइट की एनर्जी इतनी होगी कि शायद हम टॉलरेट ही ना कर पाए उस हीट को, ठीक है? सो मैकेनिकल वेव्स के बारे में अब लिखो। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर सम मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require some medium for their propagation. ठीक है? Like wave traveling in a string, like wave
traveling in a string and sound wave. Wave traveling in a string and sound wave. ठीक है, आगे लिखो. Electromagnetic waves are non-mechanical waves. Electromagnetic waves are non-mechanical waves. These waves do not require any medium for their propagation. These waves do not require any medium for their propagation. ऐसे रिप्रेजेंट, ऐसे लिखते हैं EMW, EM waves को. ठीक है, ओके विनायक, BMW नहीं, EMW, EM waves. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM waves. इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल. इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए. तो इनमें वाइब्रेट कौन कर रहा है? यहां पे रस्सी के पार्टिकल कर रहे हैं. साउंड वेव में एयर के पार्टिकल, यहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इस रूम में अगर लाइट है ना, तो इस रूम में इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो, और लगातार वाइब्रेट. और वो वाइब्रेशन इतना जबरदस्त है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे होंगे. जैसे रस्सी का ये रस्सी का पार्टिकल आपने पकड़ा, आप एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करा दोगे अपने हाथ में पकड़ के इसको? 10-15 बार शायद. 10 बार भी मेरे ख्याल से मुश्किल है. आप एक सेकंड में अपने हाथ को 10 बार आई डोंट थिंक वाइब्रेट करा पाओ. ठीक है, या चलो कोई मशीन आपने ले ली, तो मशीन की हेल्प से मे बी, कितना खुश के हो रहे हो, मशीन की हेल्प से मे बी 50-60 हर्ट्ज तक आप वाइब्रेट करा दो. इमेजिन लाइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक सेकंड में कितनी बार हो रहा होता होगा. मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक, सुनो मेरी बात, बातें नहीं आपस में, इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर घटते 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 जीरो हो जाएगी, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जीरो हो जाएगी. ये एक साइकिल कंप्लीट हुई. एसएचएम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. एसएचएम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या मतलब हुआ जीवन ज्योत? एसएचएम तो कोई पार्टिकल होता है ना, जो जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर. इलेक्ट्रिक फील्ड एसएचएम कर रही है, इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एसएचएम कर रही है. मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है मानो, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यूनिट, डायरेक्शन ऊपर को, कोई चीज ऊपर नहीं जा रही है. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बदल रही है. कभी 1 यूनिट, कभी 2 यूनिट, कभी 3 यूनिट. इधर गीतांश ध्यान दे बेटे, सब ठीक है, बढ़िया स्मार्ट लग रहा है तू यार. 10 यूनिट, फिर घटते 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 0, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ते 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 10, फिर घटते 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 0. ये जो मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे चला रहा हूं, इलेक्ट्रिक कहीं कुछ जा नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एसएचएम कर रही है. 0 से बढ़ते बढ़ते 10, फिर 0, फिर -10, फिर 0. एक सेकंड में कितनी बार, अंदाजा लगाओ. 10⁻15 टाइम्स. कैसे? देखो, C इक्वल्स n लैम्डा, ये तो पता है. V इक्वल, अभी पूछता हूं कैसे आया. C इक्वल्स n लैम्डा लाइट के लिए. लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸. मान लो रेड कलर की लाइट है. मान लो वो जो लाइट है वो रेड कलर की लाइट है. रेड कलर का आशिता लैम्डा कितना होता है? रेड कलर की वेवलेंथ 7600 एंगस्ट्रॉम, तो पता होना चाहिए. 8000, मैं चलो येलो कलर ले लेता हूं, 6000 एंगस्ट्रॉम होता है. तो 6000 × 10⁻⁻10. यहां से अब आप अंदाजा लगा लो. ये 10⁻⁻10 को इधर लाओ, ऊपर ले जाओ, 10⁻18 हो गया. 3 0 हटाओगे भी तो 10⁻15 आएगा. तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे और आपके लिए वी कैन नॉट इवन इमेजिन. 10⁻15 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक सेकंड में वाइब्रेट कर जाएगी. वी कांट इवन इमेजिन. ये ट्यूबलाइट एक सेकंड में 100 बार बंद हो रही है, हम इसको तो देख नहीं पा रहे, बंद हो रही है कि नहीं. एक सेकंड में 100 बार इसमें करंट जीरो हो रहा है. क्यों? 50 हर्ट्ज होती है. एक साइकिल ऐसे पूरी होगी, एक साइकिल में 2 बार ये वैल्यू जीरो होगी.
इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट भी एसएचएम कर रही है इसमें। अब ये नहीं कहना सर एसएचएम में तो कोई पार्टिकल जाता है, करंट भी एसएचएम कर रही है, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। इस ट्यूबलाइट में, फैन में, इन सब डिवाइसेस में 1 सेकंड में 100 बार करंट जीरो हो रहा है। तो आप तो कहोगे बंद हो जाना चाहिए, बट वो इतना तेज फ्लक्चुएशन है हमें नहीं पता लगता। ठीक है, सो ये 100 बार ही हमें नहीं पता लग रहा है, ये तो 10⁻15 है। एनीवेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेट होने के लिए, तो इनमें वाइब्रेशंस किसके हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, लिख लो इस चीज को, क्या लिखा था अब तक, अच्छा इलेक्ट्रिक, electromagnetic waves are non-mechanical waves. These waves do not require any medium for this नहीं, for their क्या हो गया अंग्रेज, for their propagation. Electric and magnetic field vibrates in, हाँ right, in electromagnetic waves, वर्डिंग ठीक करो बेटे रक्षिता, in electromagnetic waves, electric and magnetic field fields are vibrating at a frequency of around 10 to the power 15 hertz. At a frequency of around 10 to the power 15 hertz. ठीक, हमने इस चैप्टर में काव्या कौन सी वेव्स पढ़नी है, मैकेनिकल, रस्सी में प्रोपगेट होने वाली और साउंड। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अब इस पे आओ, ये है मैटर वेव्स। राइट, अगला ब्रॉडली 3 कैटेगरी हो गई संप्रीत बेटे, मैकेनिकल वेव्स यानी रस्सी वाली और साउंड, नॉन मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तीसरी मैटर वेव्स, MATTER, मैटर वेव्स। Tiny particles like electron, proton or molecules, tiny particles like electron, protons or molecules also exhibit wave nature. Tiny particles like electron, proton and molecules exhibit wave nature. These waves are called matter waves. This wavelength is called de Broglie wavelength. This wavelength is called de Broglie wavelength. De Broglie wavelength given by lambda equals h by p. Given by lambda equals h by p. p को क्या लिखोगे तरन, mv, मोमेंटम, है ना। अब नहीं क्लियर है बेटे, p को आप लिखोगे mv। और अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, ये डी ब्रॉगली वेव प्रोटॉन भी शो करेंगे, मॉलिक्यूल्स भी शो करेंगे, इनफैक्ट आप भी शो करते हो, बट दैट इज नेग्लिजिबल। आप भी अगर v स्पीड से जा रहे हो तो यू ऑल्सो पजेस वेव नेचर, बट वो इतना नेग्लिजिबल है कि उसकी बात ही नहीं करते। ठीक, सो अगर इलेक्ट्रॉन्स v वोल्ट तक एक्सेलरेटेड है तो उसके मोशन की वजह से जो वो वेव नेचर शो करेगा, ये बड़ा अजीब है समझना में। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए वेव है तो कोई चीज वाइब्रेट कर रही होगी, रस्सी में कौन वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल्स। साउंड में कौन वाइब्रेट कर रहा है, एयर। लाइट में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। यहां कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अपनी चाल में मस्त चल रहा है v स्पीड से। आप कह रहे हो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, वाइब्रेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है बेटा चुपचाप v स्पीड से। वाइब्रेशन, ये वेवलेंथ क्या है, ये वाइब्रेशंस किसके हो रहे हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, उसका, ये बड़ा अजीब है, क्वांटम और वो सब चीजें आ जाती हैं। और मैं सही बता रहा हूं, जो उस डायरेक्शन में समझने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, मोह माया उसके लिए सब सब मोह माया हो जाता है। वो कहता है क्वांटम ये चीजें हैं क्या चीजें। जैसे अभी कभी कभी आर्टिकल्स आते हैं थ्योरी पढ़ने में कि मतलब बंदे के जाने के बाद उसकी जो कॉन्शियसनेस है ट्रेवल्स टू अनदर यूनिवर्स, ऐसी ऐसी थ्योरीज भी हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। देयर इज नथिंग लाइक डेथ, ये सब चीजें, मतलब अब ये तो वैसे भी है, हमारे अंदर के पार्टिकल्स, टाइनी टाइनी पार्टिकल हर रोज खत्म होते हैं, हर रोज नए आते हैं। कल जो जीवन ज्योत था आज नया जीवन ज्योत है ना, ऐसे हाँ चेंज होता है, ये फैक्ट है। सो एनीवेज वो क्वांटम में ये सब चीजें बहुत, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे पता नहीं कब ह्यूमन मतलब उस तक डेवलप पहुंच पाए, शायद जशन कुछ आंखें खोले आगे जाके 10-12 साल बाद कुछ बताए, लोगों को ज्ञान दे। तो एनीवेज इसमें वाइब्रेशंस, वो जो लैम्डा है ना, वो जो वाइब्रेशन, वो अजीब ही चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कुछ है चीजें, आप पढ़ते हो ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली हम एट अ टाइम नहीं बता सकते, ऐसा कुछ है ना, ठीक है, तो उसी से कनेक्टेड ये चीजें हैं। तो अभी के लिए छोड़ दो, आपके अपने सिलेबस में है नहीं है, आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना हो तो पढ़ना, भाई दिमाग में आएगा यार ये लैम्डा, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कौन कर रहा है। सो एनीवेज अगर इलेक्ट्रॉन v वोल्ट से एक्सेलरेटेड है तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, 1.227 बाई, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए प्लीज, बाकी कोई और प्रोटॉन है मॉलिक्यूल है उसे यूज करो। सो लिख लो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट, if an electron is accelerated by v volt, then the de Broglie wavelength associated with it, then the de Broglie wavelength associated with it is lambda equals 1.227 by root v। v वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज से इसे एक्सेलरेट किया, ये +2 में आएगा आपके सामने, 1.227 बाय रूट वी नैनोमीटर। ठीक, अब अपना इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है उस पे वापस आते हैं, है ना। रस्सी में प्रोपगेट होती हुई ये वेव, डायग्राम बनाओ ये वाला। अब ये ईएम वेव, ये डी ब्रॉगली, इसका एक बस बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये अब आप अगले साल ही पढ़ोगे। कब है बेटे, इसी साल, अगले साल नहीं। ये वाली वेव बनाओ, बातें ना आई, मैं लक्ष्य को हटाया, बेचारे को फालतू में डाया, तुम दोनों बात इधर दूर हो, बहुत मजे आते हैं तुम लोगों को, है ना। सॉरी बेटे, दोनों दोनों डायग्राम डॉटेड वाला भी बनाओ। ये कॉन्टिन्यूअस वाला कर्व क्या है, शेप ऑफ स्ट्रिंग एट टाइम t, और ये डॉटेड वाला क्या है, एट t प्लस डेल्टा t। ये दो डायग्राम रस्सी की शेप दिखा रहे हैं दो अलग अलग टाइम पर, एक t पर और एक हल्का सा डेल्टा टी, डेल्टा टी मान लो कुछ मिली सेकेंड्स बाद, डेल्टा डी टाइम के बाद। कितना सुंदर डायग्राम बनाया है, अच्छे से डायग्राम बनाओ बेटा, अलग अलग कलर में बनाओ, बढ़िया बढ़िया नोट्स, ये सब नोट्स +2 में रिवाइज करने हैं बहुत ढंग से हमें, ताकि फिर से मुझे दोबारा कम से कम बताना पड़े, आप खुद ही बोलो सर रिवाइज्ड है, ठीक है। कैटेगरी करनी पड़ेगी, दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा बच्चों को, जिनका +1 एकदम थॉरो कहते हैं रिवाइज्ड है पूरा, जो कहते हैं नहीं सर हमें तो हेल्प चाहिए काफी ज्यादा। तू किस कैटेगरी में लाई करेगा, हेल्प चाहिए होगी बहुत ज्यादा, अच्छा वेज कंस्ट्रेंट बता दे, वो तो, हाँ तो ये भी एक दिन पास्ट हो जाएगा, अच्छा आज होना चाहिए था, अभी वेज कंस्ट्रेंट, ये लो सर
बोल जीवन ज्योत, वेज कंस्ट्रेंट, वेज के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन सेम, दूसरी कैटेगरी है ना। नुकसान उसमें थोड़ा ना है, वो तो फिर हम सब बताएंगे, हमें बल्कि उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कर लो कवर, करो, अच्छी बात है बेटे, कवर करोगे तो। एनीवेज, ये डायग्राम दिखा रहा है रस्सी में प्रोपेगेट होने वाली वेव। ये रस्सी की शेप दिखा रहा है दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर। ये वेव कौन सी है? मैकेनिकल तो है ही है, ट्रांसवर्स, मतलब अब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बेस्ड ऑन द वे ऑफ प्रोपेगेशन कैटेगराइज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं? ट्रांसवर्स। मैटर वेव के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स। पूछेगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, तो आप कहोगे मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मैटर वेव्स। What are different type of waves based on their propagation? Transverse and longitudinal. समझ आ रही बात? So लिखो, diagram shows transverse wave propagating in a stretched string. Diagram shows transverse wave propagating in a stretched string. Transverse wave propagating in a stretched string. ठीक है? ट्रांसवर्स की डेफिनेशन लिखनी है, पता है? वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल का वाइब्रेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखी लो। इन ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव propagation of wave and vibration of particles are mutually perpendicular. Propagation of wave and vibration of particles are mutually perpendicular. ठीक है, आगे लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स इन नेचर। EMW, electromagnetic waves, EMW, are also transverse in nature. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन दोनों सेम डायरेक्शन। लिख लो, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, particles vibration and wave propagation are in the same direction. Particles vibration and wave propagation both are in the same direction. Particles vibration and wave propagation both are in the same direction, that is longitudinal. लिख लो, sound waves are longitudinal. Sound waves are longitudinal. ठीक है, और ये भी लिखो कि frequency of a wave depends on source. Frequency of a wave depends on source. ठीक, सोर्स डिसाइड करेगा, जैसे मैंने बताया था ना। ठीक है, सोर्स डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी। इस पार्टिकल को 1 सेकंड में 4 बार वाइब्रेट करना है, 6 बार, 10 बार, ये आपकी मर्जी है। और जब वेव, अच्छा ये छोड़ो, फ्रीक्वेंसी हो गया। वेव की स्पीड कौन डिसाइड करता है? वेव किस स्पीड से ट्रेवल करेगी ये कौन डिसाइड करता है? मीडियम। रस्सी के केस में ये यहां से यहां कितनी जल्दी पहुंचेगा? ठीक है, हो सकता है दो अलग अलग रस्सी हो। एक केस में तुमने फोटो खींची 0.1 सेकंड के बाद, तो ये यहां से यहां पहुंचा। एक दूसरी रस्सी है, ऐसे दूसरी रस्सी है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे फोटो ऐसी आई थी, ऐसे आई थी, 0.1 सेकंड के बाद ही फोटोग्राफ ऐसा है, ऐसा। मतलब ये वेव इतना यहां से यहां इतना आगे चली गई।
ये वेव स्पीड है ऐसे, ये पीक तुम्हें किस स्पीड से आगे बढ़ता दिख रहा है, दैट इज वेव स्पीड, क्योंकि वो पीक मतलब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, पार्टिकल नहीं आगे गया है, पार्टिकल तो नीचे उतरा है, ये थोड़ा इमेजिनेशन चलाना पड़ेगा आपको दिमाग अपना, और तसल्ली से चलाएंगे। समझ आ रही है बात? ये पार्टिकल नीचे उतर आया है, ये पार्टिकल यहां से ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया। तो वेव स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर। रस्सी में प्रोपगेट होने वाली वेव की स्पीड आगे हम डिराइव करेंगे, वो आती है अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। फ्रीक्वेंसी, मान लो रस्सी है, तुम धीरे धीरे वाइब्रेट कराओगे, एक तरफ और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये v क्या है v कबीर, वेव स्पीड, एन लैम्डा वो तो लिखा ही है, v इज वेव स्पीड। ठीक, रस्सी वही है, तुम अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो देखो v फिक्स है, v की वैल्यू ये रहेगी, क्योंकि रस्सी वही है, रस्सी में टेंशन उतनी है, रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ उतना ही है। तुम धीरे धीरे वाइब्रेट कराओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये पीक से अगले पीक तक की दूरी ज्यादा। तुम जल्दी जल्दी वाइब्रेट कराओगे उसको तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। ये पीक से पीक, ये तो पता ही है ना वेवलेंथ क्या होता है, पीक से पीक तक की दूरी ना, इसको और डिटेल में समझेंगे, वो कम हो जाएगा। तो अगर रस्सी वही है, ठीक है, तो वेव की स्पीड उतनी ही रहेगी। जैसे ये मीडियम है, आगे जाके हम पढ़ेंगे साउंड की स्पीड v आती है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। ये आती है साउंड की स्पीड एयर में या गैस के अंदर। गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, टी एयर का टेम्परेचर, एम मोलर मास। जैसे एयर के लिए मेनली मोलर मास तुम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली मान के चलोगे तो 28 और 32 के बीच में ले लोगे। ठीक, मान लो कहता है किसी सिलेंडर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है, उसमें साउंड की स्पीड, तो फिर मोलर मास 32 इंटू 10⁻³ ले लोगे। तो साउंड की स्पीड, जैसे इस रूम में मैं बोलूं या आप बोलो, साउंड की स्पीड उतनी रहेगी, क्योंकि साउंड की स्पीड आप पे डिपेंड नहीं कर रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर रहे हो, हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे थ्रोट से वहां से डिसाइड हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी हर एक की अपनी है। मैं बोलूंगा आप बोलोगे, यू कैन डिफरेंशिएट दैट बेस्ड ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, पिच, ऐसे टर्म्स हमने बनाए हुए डिफाइन करे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है वेव की, सोर्स। और कितनी स्पीड से अपनी वेव प्रोपगेट करेगी वो कौन डिसाइड करता है, बोलना बेटे अलर्ट, मीडियम। मीडियम का टेम्परेचर डिसाइड करेगा, मीडियम का मोलर मास। समझ आ रही बात? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड स्पीड विद विच द वेव प्रोपगेट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। तुम बोलो चाहे मैं बोलूं, साउंड किस स्पीड से चलेगी, 330 मीटर पर सेकेंड, पता है ना। अगर हम सब वैल्यूज रखें ना एयर की, गामा मेनली डायटोमिक मान लो, मेनली हवा में है क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेनली, गामा को 7/5 लिख दो, आर को 8.314, नॉर्मल टेम्परेचर ले लो एसटीपी, एसटीपी पे हम टेम्परेचर क्या लेते हैं स्टैंडर्ड 22, चलो 300 केल्विन ले लो रफली, 27 डिग्री मान लो। मोलर मास जो भी लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लेके आप सॉल्व करो, ये 330 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बोलो या मैं बोलूं, साउंड उतनी तेज चलेगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, आपकी अपनी मेरी अपनी। इट्स ओके। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स, स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम, स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये भी नोट करो, लाइक ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रिंग इज हैविंग दिस स्पीड, longitudinal wave यानी sound wave traveling in some air or gas is having this speed. ठीक, wave traveling in a stretched string ये स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव, रस्सी में तो ट्रांसवर्स वेव है ना। longitudinal wave और साउंड वेव ट्रैवलिंग इन सम एयर और गैस, ये स्पीड अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, इसको डिराइव करेंगे हम। ओके, जीवन ज्योत, वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, इनमें से क्या बदलता है और क्या नहीं। स्पीड बदलेगी और
वेवलेंथ भी उसी रेशियो में बदलेगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। जब वेव एक, जैसे तुम लोगों ने 10th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ा, वो जो ऑप्टिक्स में पढ़ा वो साउंड वेव के लिए भी वैलिड है, वो रस्सी वाली वेव के लिए भी वैलिड है। कोई भी वेव हो, चाहे रस्सी में चलने वाली वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, स्पीड बदलती है, वेवलेंथ भी उसी रेशियो में, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। मान लो तुमने कहा कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, दूसरे मीडियम में उसकी प्रोपगेशन की स्पीड आधी है, तो वेवलेंथ भी आधी हो जाएगी। इधर आशिता बेटे ध्यान दे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, स्पीड आधी हो जाएगी, तो वेवलेंथ भी आधी हो जाएगी। जैसे लाइट के केस में तुम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे ऐसे, ये था एयर, ये था ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है कबीर? हवा। हाँ जी, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। म्यू होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो है। तो यहां से 3/2 लिखेंगे तो v कितना आ जाएगा? 2/3c। मतलब ग्लास के अंदर जब लाइट पहुंचेगी तो वैक्यूम के कंपैरेटिवली किस स्पीड पे चलेगी? 2/3, तो वेवलेंथ भी 2/3 हो जाएगी। जैसे अगर मान लो ऐसे, ये मैंने ऐसे, ये ऐसे वेव आ रही है ऐसे, है ना, हम तो स्ट्रेट लाइन से दिखाते थे ना, और अभी भी स्ट्रेट लाइन से ही दिखाएंगे, बट अभी क्योंकि वेव नेचर पे जा रहा हूं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूं। ये पीक से पीक तक की दूरी कितनी है? पीक से पीक तक की दूरी है लैम्डा। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। वैसे स्ट्रेट लाइन में दिखाते थे आप 10th में, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, स्पीड 2/3 हो जाएगी, वेवलेंथ भी अब 2/3 हो जाएगी ऐसे। ये लाइट की वेवलेंथ, अगर यहां पे वेवलेंथ लैम्डा थी, अब ये वेवलेंथ हो जाएगी 2/3। तो जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे रस्सी वाली वेव हो, आगे रस्सी वाली वेव भी कैसे, हम एक पतली रस्सी लेंगे, आगे जॉइंट लगा के मोटी रस्सी होगी, पतली रस्सी वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कराएंगे, तो बाद में वो डिस्टरबेंस मोटी रस्सी में भी तो जाएंगे। तो जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चीज सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी। तो जिस रेशियो में स्पीड बदलेगी उसी रेशियो में वेवलेंथ। स्पीड 2/3 हुई तो वेवलेंथ भी 2/3, वो आधा तो ये भी आधा। ठीक है, इसको भी लिख लो। ये सब फंडामेंटल बातें ध्यान रखना, जेई मेन में मैं बता रहा हूं, कभी कभी संप्रीत बस इतना सा क्वेश्चन ही आ जाता है, वेवलेंथ का रेशियो बता दो, बात खत्म। या इस पे कोई और छोटा सा क्वेश्चन और जनरेट कर दिया हल्का सा। अपने फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रांगली क्लियर रखना है आपने, रिटेन करके रखने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जेई मेन तो उसी से क्लियर हो जाता है। तो लोग वही भूल जाते हो एक्चुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। When wave propagates from one medium to another, its frequency remains same. When wave propagates from one medium to another, its frequency remains same. Both V and lambda will change by same ratio. Both V and lambda will change by same ratio. स्पीड आधी रह जाएगी तो वेवलेंथ भी आधी, ठीक। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन गीतांश बेटे सेम। क्लियर है एकदम? रिवाइज करना, ये नहीं कि अब एसएचएम का टेस्ट है, मंडे को क्लास अगली होगी तो याद होना चाहिए सब, ठीक है। हाँ बेटे, मंडे को किस बात की छुट्टी? तो शाम को होती है, तू सारे दिन बॉनफायर करके बैठा रहेगा। हाँ, तो सुबह से शुरू हो जाएगा। हाँ तो बेच भी ले साइड में कहीं, जो राउंड अबाउट के अबाउट खड़े होके सुबह से धंधा।
तू अजीब है, सुबह क्लासेस होंगी एज यूजुअल। अरे यार क्या होता है, पढ़ाई कर लो बेटे, 1 साल की बात है, फिर तो आईआईटी जाके मजे ही करते हैं तुम लोगों ने। वहां पे सोच तू 2 साल बाद तू वहां पे अपना मनाना बढ़िया से, मतलब अगले साल के अगले साल, ठीक है, बढ़िया हॉस्टल ही जला डालना। तो इस तरह से वहां सेलिब्रेट करना बेटे अच्छे से, सब यारों दोस्तों के साथ मिल के। और सुबह क्लास होगी, उसके बाद तू मजे करना, होमवर्क नहीं दूंगा उस दिन मैं, थोड़ा दे दूंगा जरा सा, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजों में मैं नहीं कह रहा सेलिब्रेट करो, थोड़ा सा कम करके। और ये थोड़ा लोहड़ी है पूरा पूरा दिन, तूने घर घर जाके लोहड़ी मांगनी है, वो पहले होता था, वो तो होता था ना, वो कुछ कैसे गाने गा के ऐसे। गाने भी थे, मुझे भी याद नहीं है। एनीवेज नाउ राइट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा वो मैथमेटिकल चीजें आएंगी, इक्वेशंस वगैरह, थ्योरी थ्योरी थी। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। अब ये कहोगे सर ये नया नाम क्या दे दिया आपने, प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव मतलब जिसमें एनर्जी और मोमेंटम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक और हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स। जैसे गिटार में आप वाइब्रेट कराते हो स्ट्रिंग को, तो उसमें स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है संप्रीत, अगर तू गिटार की वो तार इमेजिन नहीं कर पा रहा तो कपड़े टांगने वाली रस्सी इमेजिन कर ले, ठीक है, उस पर तो तौलिया टांगता ही होगा अपना, ठीक है। तो वो तार इमेजिन कर ले, टाइट है अगर, उसको तू अगर मान ले स्ट्रेच्ड एकदम, है ना, उसको तू वाइब्रेट करा तो उसमें स्टेशनरी वेव्स आएंगी। स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी और मोमेंटम रीजन में कन्फाइंड होकर रह जाएगा। द वर्ड स्टेशनरी कम्स फ्रॉम कि एनर्जी प्रोपगेट नहीं कर पा रही थ्रू आउट, तो स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव का मतलब सम एनर्जी एंड मोमेंटम आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दे, टाइम बहुत सही चल रहा है, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव की। समझ रहे हो ना वर्ड प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हमें चाहिए, तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, t। ब्रह्मेर इसका मतलब समझाएगा, इसका क्या मतलब है। मैथ्स में फंक्शंस वगैरह पढ़ लिया ना, तो यार इसका कुछ नहीं, सिंपली मतलब है कि y को मैं x और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट, है ना। कई बच्चे बड़े जबरदस्त टैलेंट लेके रखते हैं, ऐसे आप लिखते हो y1 इज f ऑफ x, t, y2 इज अ फंक्शन ऑफ x, t, ऐसे डिवाइड करो सर, लो सर ये लो f और f ऐसे, है ना। बड़े खतरनाक टैलेंट रखते हैं सर ये, एफ एफ तो कैंसिल, इतना सो के पढ़ते हैं ऐसे, किया होगा कभी, याद आ रही विनायक तुमको, है ना। एनीवेज मतलब y को x और t, देखो आपने एसएचएम पढ़ा, आपने एसएचएम में कहा y इज a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, ऐसे करा। यहां पे x नहीं आया, यहां पे x आएगा, क्यों, वहां पे एक ही पार्टिकल था, एक पार्टिकल था अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहा था। अब नहीं बेटा ये y क्या था, उतना उदास क्यों बैठी बेटा, ये y क्या था, अधिराज चल तू बता, ये y क्या था, किसी भी, बोल बोल बोल, हाँ किसी भी जनरल टाइम t पर वो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर है। यहां पे तो भाई साहब रस्सी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैं आपसे कहूंगा मतलब y बताओ, आप किस पार्टिकल का y बताना चाहते हो और किस टाइम पर। एसएचएम में एक ही पार्टिकल था, तो मुझे ये नहीं बताना था कौन सा पार्टिकल, अरे भैया यही पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है। आप किसी भी टाइम पर मीन पोजीशन से वो कितना दूर है बताते थे, रस्सी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो वेव इक्वेशन का मतलब आप कौन से पार्टिकल का किस टाइम पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हो। सो वेव इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो उस वेव के किसी भी जनरल पार्टिकल x का जनरल टाइम t पर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एसएचएम कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। किसी भी जनरल, मैंने कहा x इक्वल टू 3, मान लो ये ऐसे रस्सी है, ऐसे रस्सी है,
सारे पार्टिकल्स अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन वाइब्रेशंस में चल रहे हैं, ठीक। ये x इक्वल टू 0 पार्टिकल है, ये पार्टिकल है x इक्वल टू 3, ये पार्टिकल भी अप एंड डाउन ऐसे ट्रांसवर्स वेव की फिलहाल बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है। तो वेव इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे किसी भी जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम पर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बता दे। आप कहोगे सर x इक्वल टू 3 मीटर वाले पार्टिकल का t इक्वल टू 2 सेकंड पर बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैं यहाँ पे x को 3 रखूंगा, t को 2, मुझे y मिल जाएगा। समझ आ रही बात? तो दैट इज वेव इक्वेशन। इट्स एन इक्वेशन विच गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल x at any general time t from its mean position. That is called wave equation. This is wave equation. इसको हम बना रहे हैं, ये f अभी साइन वही साइन ऐसे आएगा, इस तरह से x भी आएगा बस। So right, wave equation is an equation. Wave equation is an equation. रक्षिता बेटा ठीक है वर्डिंग ऐसे काम चला लो। Is an equation सही नहीं लग रहा ना मुझे? It's okay. Which gives, ये भाई साहब और अंग्रेज है, इन्होंने लिखा ही नहीं। Wave equation is an equation which gives, नोट्स थोड़े अच्छे बना बेटे, which gives displacement of any general particle x, which gives displacement of any general particle x at any general time t, which gives displacement of any general particle x at any general time t from its mean position, from its mean position, ठीक है? That is wave equation. समझ गए? तो अब हम इस वेव इक्वेशन पे जाएंगे। तो मान लो ये हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सारे सेम वे में ऑसिलेट कर रहे हैं। सारे पार्टिकल्स के एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है? a। सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। तुमने पहले पार्टिकल को जितनी फ्रीक्वेंसी पे और जितने एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कराया, बाकी सारे पार्टिकल्स भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक। ये पहला पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। मेरे हाथ में एक स्टॉप वॉच थी, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस कर रहा था। मैं साइन फंक्शन में लिखूंगा। साइन फंक्शन में जीरो फेज का मतलब होता है जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और ऊपर जा रहा है। यहां पे फेज क्या होगा? π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो मेरे हाथ में घड़ी है, पहला पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा था। जैसे ही मैंने घड़ी ऑन करी t इक्वल टू 0, मैंने देखा पहला पार्टिकल मीन पोजीशन पे और ऊपर जा रहा है। तो पहले पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन बन गई a sin ओमेगा t। समझ आई बात? अगर ये मैं डिसाइड करा, मान लो विनायक ऑब्जर्वर होता, ये कहता सर मैंने तो जब घड़ी स्टार्ट करी t इक्वल टू 0, पहला पार्टिकल मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर था, ऊपर जा रहा था, तो शायद वो इक्वेशन लिखता a sin ओमेगा t प्लस π/6 या a sin ओमेगा t प्लस π/3। मान लो कनन बेटे आप कहते सर मैंने तो जब घड़ी चलाई तो पहला पार्टिकल तो एक्सट्रीम पर था, आप एक cos ओमेगा t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग ऑब्जर्वर है हम, तो हम सबके लिए इक्वेशन अलग अलग बनेगी। रस्सी वही है, उसको क्या मतलब है मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं या विनायक ऑब्जर्व कर रहा है या अवनी ऑब्जर्व कर रही है, रस्सी तो वही है। समझ आ रही बात? तो एनीवेज ये इक्वेशन किसकी आ गई? ये इक्वेशन आ गई पहले पार्टिकल की, ठीक। अब सबसे पहली बार जब ये वेव प्रोपगेशन ओरिजिनेट, ये गौर से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रस्सी है, अपनी रस्सी दिख रही है, दिखनी चाहिए बेटे, इमेजिनेशन सुस्त मत बैठ बेटे, अलर्ट, दिखनी चाहिए रस्सी। ये मेरे हाथ में एक रस्सी है, उधर दूर तक गई हुई है। ये मैंने पहले पार्टिकल को जब जब सबसे पहले जब मैंने ये वेव मोशन को स्टार्ट करा था, मैं अगर पहले पार्टिकल को ऐसे ऊपर लेके गया तो जनरल पार्टिकल जो कि यहां से x दूर है, ये कितनी देर के बाद मूव करना शुरू करेगा? इमेजिन। इसके इसके बड़े बढ़िया बढ़िया मतलब आपको आप YouTube वगैरह में ढूंढोगे, एनिमेशंस भी मिलेंगे, मैं ढूंढ के किस दिन दिखाता हूँ, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यूज भी कर ले कभी, है ना। सो ये पहला पार्टिकल है। इमेजिन रस्सी अभी पूरी शांत है,
कोई वाइब्रेशन नहीं है पार्टिकल्स में, तुम अभी वेव मोशन ओरिजिनेट करवा रहे हो, तुमने पहले पार्टिकल को ऊपर पुल करना शुरू किया, तो ये जनरल पार्टिकल एक्स कितनी देर के बाद मूव करना शुरू करेगा? x by v. v is the speed with which disturbance reaches there. समझ आ रही बात? इट्स लाइक मैं अगर कुछ बोलूं, तुम मेरे से x दूर हो, तो तुम्हारे कान के पास हवा कब वाइब्रेट करेगी? मैंने अगर अभी बोला तो वो वाइब्रेट कब करेगी? x अपॉन 330 के बाद ना। साउंड को तुम तक पहुंचने में टाइम लगेगा। x अपॉन 330 वो नेग्लिजिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम तुरंत सुन रहे हो, है ना? किसी तरह से साउंड की स्पीड घटा दो, 0.1 मीटर पर सेकेंड, मैं बोलूंगा, तुम डिले सुनोगे, है ना? तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करना कब शुरू करेगा? पहले पार्टिकल ने अगर वाइब्रेट करना शुरू करा अभी, तो ये उसके x बाय v सेकेंड्स के बाद। अभी गौर से सुनना मेरी बात, पहले पार्टिकल का किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मुझे पता लग गया ये, बट मेरे को तो चाहिए जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम पर ना, और मुझे ये भी पता लग गया ये पार्टिकल पहले पार्टिकल की तरह ही मूव करेगा, बट आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ x बाय v। क्या आशिता? तेज बोल। जनरल पार्टिकल x बाय v सेकेंड्स के बाद पहले पार्टिकल की तरह से ही वाइब्रेट करेगा, लेकिन x बाय v सेकेंड्स के बाद। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे अनुष्का बेटे बोलूं मुझे इस पार्टिकल का किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, आप कहोगे सर एक काम करो, पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x बाय v सेकेंड पहले देख लो। मान लो फॉर एग्जांपल x बाय v की वैल्यू है 2 मिनट के लिए, ऐसे सोच लो x बाय v की वैल्यू 2 सेकेंड है, मतलब ये पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकेंड बाद इसका यही डिस्प्लेसमेंट होगा। रस्सी के सारे पार्टिकल्स अपने से पीछे वाले पार्टिकल्स के मोशन को कॉपी कर रहे हैं, सब एक तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, बट टाइमिंग अलग अलग है। मैं आपसे कहूंगा काव्या बेटे मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ 10 सेकंड पर, आप कहोगे सर उसका 8 सेकंड पे देख लो, है ना? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो 8 सेकंड पर होगा, 10 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पार्टिकल पहले पार्टिकल के मोशन को कॉपी कर रहा है 2 सेकंड के बाद। ठीक है, सोचो जो विनायक हरकतें कर रहा है पारस भी वही हरकतें करे 2 सेकंड के बाद। मैं कहूंगा बताओ पारस अभी क्या कर रहा है, आप कहोगे 2 सेकंड पहले जो विनायक कर रहा था देख लो आप, क्योंकि ये पारस जो है विनायक के मोशन की नकल कर रहा है, बट 2 सेकंड के बाद। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये मतलब 10 सेकंड पे क्या करेगा, मैं देख लूं 8 सेकंड पे ये क्या कर रहा था, हाँ या ना? तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें चाहिए 15 सेकंड पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तुम कब देखोगे? 13। समझ आ रही है बात? तो मैंने 2 मिनट के लिए ऐसे देखना, मैंने लिखा y इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी की जगह मैं ऐसे टाइम लिख दे रहा हूं, ये टी की जगह मैं टाइम। मैंने कहा मुझे पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए 10 सेकंड पर, तो यहां पे आप टाइम को क्या रख दोगे? 10। ये पहले पार्टिकल के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्टिकल, गौर से सुनते चलना, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए। मैंने कहा मुझे बताओ 10 सेकंड पर पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, आप टाइम को रख दो 10। 15 सेकंड पर पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, आप टाइम को रख दो 15। मैंने कहा मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट 15 सेकंड पर, तो आप कहोगे सर यहां पे ना 13 रखो, क्योंकि 15 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो इसका कब है? 13। मैंने कहा मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट, अब मैं 2 सेकंड हटा के एक्स वाई भी बोल रहा हूं, मैंने कहा मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए 10 सेकंड पर, तो आप कहोगे सर यहां पे ना 10 माइनस एक्स बाई वी लिख लो, क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस एक्स बाई वी पर होगा वही इसका कब होगा? 10 पर। मैंने कहा मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए जनरल टाइम टी पर, तो आप कहोगे यहां पे आप टाइम की वैल्यू टी माइनस एक्स बाई वी, एंड दैट्स ऑल। तो अब इस टाइम को मैं रख दूंगा a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये हो गई हमारी वेव इक्वेशन। ये अब मुझे क्या बताएगी रक्षिता? टाइम t पर जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ये किसकी इक्वेशन थी? पहले पार्टिकल की। मुझे जानना था जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t पर, तो मैंने कहा पहले का देख लो t माइनस एक्स बाय वी पर। तो ये इक्वेशन मुझे पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रही है t माइनस एक्स बाय वी पर, या जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t पर, क्योंकि जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t पर वही होगा जो पहले पार्टिकल का x बाय वी सेकेंड पहले था। हजम हो रही है बात? ये नहीं तो अगर ये क्या था,
अगर तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, भाई साइलेंट करो, x इक्वल टू 0, तो y एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, ये x इक्वल टू एक्स के लिए हो गया। ये लावण्या समझ में आई बात? अगर तुम्हें पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर पता है, तो वहां t की जगह t माइनस एक्स बाई वी करोगे, तो ये इक्वेशन अब तुम्हें जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर दे देगी। एंड दिस इज वैलिड फॉर अ वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वेव निगेटिव एक्स एक्सिस की जा रही हो तो यहां पे आप कर दोगे t माइनस एक्स बाई वी, तो हो जाएगा प्लस। तो कभी भी एक प्रोग्रेसिव वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो तुम्हें यहां पे माइनस साइन मिलेगा, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो प्लस। ये हजम हो रही है बात की नहीं? पहले पार्टिकल का अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, जनरल का चाहिए तो इट इज ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो t माइनस एक्स बाई वी, टी प्लस एक्स बाई वी। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। वो t की जगह क्या कर दिया? t माइनस एक्स बाई वी। क्यों किया अवनी? बोलना बेटे, क्योंकि जनरल पार्टिकल पहले पार्टिकल के मोशन की नकल कर रहा था x बाय वी टाइम के बाद। तो तुम्हें पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है किसी भी टाइम पर, वहां पे t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख दो तो जनरल पार्टिकल का मिलेगा, क्योंकि जनरल पार्टिकल का t पे डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो पहले का t माइनस एक्स बाई वी पर है। दैट्स ऑल, इतना ही सी बात है। दो चार बार दिमाग में घुमाओगे उसको, मिक्सी की तरह घुमाओगे, ऐसे चलाओगे, वो बात बैठेगी दिमाग में। टाइम लगता है, नहीं तो उड़ जाएगी बात। ये वो चलाना पड़ेगा, दिमाग में घुमाना पड़ेगा उसको, ताकि वो जाके उन न्यूरॉन्स के पास जाके स्टोर हो जो थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड की। ये फैक्ट है, साइंटिफिक है ये। तुम थोड़ी देर के लिए पढ़ते हो, नॉलेज सरफेस सरफेस पे आती है। अब सरफेस डीप वो मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ठीक है? मतलब ऐसा समझो तुमने थोड़ी देर के लिए पढ़ा, समझ गए, वो सरफेस सरफेस के न्यूरॉन्स पे। थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और डीप चला गया वो, जहां पे वो होल्ड करेंगे, उनका अपना अपना काम है। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं दिमाग में जो थोड़ी देर के लिए मेमोरी स्टोर करते हैं, फिर आउट। तुमने दोबारा रिवाइज किया, वो शायद किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, जिनकी प्रॉपर्टी है वो ज्यादा देर तक स्टोर करके रखते हैं डेटा। शायद ऐसा होता होगा, नहीं? तुम तो ऐसे बड़े साइंस, मैं खुद ही बोल रहा हूँ शायद, ये मेरा अपना ऐसा सोचना है। तुम नहीं सर, बड़ी रिसर्च कर डाली तुमने, नोट करो इसको। या रिवाइज करने पर दोबारा उन्हीं न्यूरॉन्स पे फिर अटैक होता है, तो वो फिर लॉन्गर, वो फिर इतने एबल हो जाते हैं कि स्टोर कर ले। हाँ, ये भी हो सकती है बात, ये भी हो सकती है बात, बिल्कुल ये बात मैं तुम्हारी मानता हूं। संप्रीत को कोई चक्कर नहीं, वो बेसब्री से लोहड़ी का इंतजार कर रहा है। अच्छी बात है बेटे, ये फेस्टिवल, ये सब एक मौका होता है, थोड़ा रूटीन से हट के थोड़ा सा एक ब्रेक मिल गया, बढ़िया एंजॉय किया, अच्छी बात है। खुल के सेलिब्रेट करना, बट लेट इट बी फ्रॉम, स्टार्ट इट फ्रॉम 6, लेट इट बी टिल 12। 6 घंटे बहुत है मेरे भाई। ओ यार, तैयारी व्यारी करेगा, रेवड़ियां गज्जक वगैरह लाएगा, कुछ मतलब तिल विल वगैरह कुछ खाने, मूंगफली वगैरह, है ना? अरेंजमेंट सारे तू करना, अच्छा लगेगा तुझे। नहीं, तुम लोग का कुछ पता नहीं है। एक आधी बेंच उठा के जला डाली। बेटे प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। साइन लगाओ यहाँ, कॉस लगाओ, कुछ भी लगाओ। भाई मान ले पहले पार्टिकल की जो भी इक्वेशन आई, मान ले पहले पार्टिकल की आई ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो बस तुमने टी की जगह क्या कर देना है? टी माइनस एक्स बाई वी, ये वेव इक्वेशन बन गई। इट इज अ वेव इक्वेशन फॉर वेव प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है? कबीर ये क्या है? पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर बताने वाली इक्वेशन, और ये क्या है? जनरल पार्टिकल का किसी भी टाइम पर। ठीक, तो लिख भी लो, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। इफ अ वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, if a wave is propagating along positive x-axis, वीडियो कैमरा ऑन रहे बेटे सबका, कुणाल समग्र। if a wave is propagating along positive x-axis, then
रिप्लेस t with t minus x by v, replace t with t minus x by v to get displacement of any general particle x at any general time t। अनंतवीर, मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज, ये ध्यान रखोगे आप, ये आपको क्लियर है तो डन है। मतलब ये आपको समझ में आनी चाहिए ये लैंग्वेज, हर बार वो वर्ड्स नहीं चलने चाहिए छोटे बच्चों की तरह, ये आपको समझ आना चाहिए। ये मुझे अगर पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है तो ये जनरल का, और मुझे यही चाहिए था। ठीक है, सो अब यार गवेश बार बार तू टाइम देख रहा है बेटे, मैं घड़ी हटवाता हूं यहां से। ये देखो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। पहले पार्टिकल की इक्वेशन थी a साइन ओमेगा t, तो जनरल की हो गई a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट वेज से इसको लिख सकते हैं, सब एक जैसे ही आएंगे। ठीक है, ओमेगा को अंदर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा को अंदर ले गए तो ओमेगा t माइनस ओमेगा बाय वी टाइम्स एक्स, ये आ गया। ओमेगा को क्या कहेंगे, ये वही एसएचएम वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई एन। एक सेकेंड में पार्टिकल 10 बार वाइब्रेट कर रहा था तो ओमेगा निकाल लोगे। ओमेगा बाय वी जरा देखते हैं क्या बनता है, ओमेगा बाय वी, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एन, वी की वैल्यू क्या है एन लैम्डा। ये वी क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड, अगर रस्सी वाली वेव है तो इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट टी बाय म्यू। इस वेव स्पीड को तुम एन लैम्डा भी लिख सकते हो बेटे, रस्सी है तो अंडर रूट टी बाय म्यू भी लिख सकते हो, ये साउंड थी तो अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो फिलहाल एन लैम्डा लिखा, एन और एन कैंसल, ये कितना आ गया 2 पाई बाय लैम्डा। इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं स्मॉल के, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर वेव नंबर। कैसे पढ़ा है नाम अभी बताता हूं, 2 पाई बाय लैम्डा। तो अब मैं वेव इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी की जगह k, ओमेगा टी माइनस के एक्स। के की वैल्यू कितनी 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर वेव नंबर। नोट करो आराम से, पूरी तरह से अपने दिमाग में इस बात को फिट करो। ठीक है गवेश, जैकेट क्यों नहीं पहन के आ रहा तू, ये राजेश खन्ना टाइप ये कोट क्यों पहन के क्यों घूमता रहता है, ठंड इसमें कम लगती है, ये जैकेट में ठंड लगती है। और जीवन ज्योत ऐसे वेला पहन के घूम रहा है, सारी क्लास में अलग से तू दिख रहा होता है, और तुम भी विनायक सुधरोगे नहीं। अधिराज, ज्यादा ठंड लग रही बेटा सुबह, आज टेम्परेचर डाउन भी था। हाँ वही ना, अंग्रेज है ये। डाउट्स बेटे भव्या डिस्कस करते हैं बस इसके बाद ना। बातें नहीं बेटे, बातें नहीं। टेस्ट दो तुम लोग भी, तुम लोग का भी देखो अगले साल टेस्ट कराएंगे, कल बच्चों करा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, सब जाएंगे सेंटर पे टेस्ट देंगे। हाँ मॉक टेस्ट तो वैसे हमारे यहाँ चल ही रहे हैं, मॉक टेस्ट तो हर ऑल्टरनेट डे, और तुम लोग का भी ये 20 तारीख के बाद है, हर 2 दिन के बाद टेस्ट है। 2 कैटेगरी में हम बांट देंगे बच्चों को, एक को जिनको सीबीएसई टेस्ट देना पड़ेगा, तू किस कैटेगरी में जाएगा, एक जो सब्जेक्टिव टेस्ट देंगे, जैसे पारस को सब्जेक्टिव देने पड़ेंगे, इतना गंदा लिखता है ना, और एक जो जेई मेन के टेस्ट देंगे। ठीक है, एडवांस बेशक नहीं, क्योंकि पर्पस अभी सिर्फ इतना है 20 जनवरी से 10 फरवरी कि आप 7-8 चैप्टर तो अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, 10 फरवरी के आसपास से, और आते रहना क्लास, कोई मिस नहीं करेगा। ये अब सर बस हो गया, अब हम घर पे बैठ के, कोई चक्कर नहीं, 10 फरवरी के बाद घर पे पढ़ना। एग्जाम तो वैसे भी कब से है तुम लोग, हाँ हाँ, तो 5 फरवरी 6 फरवरी मान लो। मॉडल स्कूल या मोस्टली स्कूल्स के चंडीगढ़ में वो उसी दौरान होते हैं जब बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं, तो देख लेंगे, प्लान बना लेंगे, बट 20 के बाद वो टेस्ट देने आप लोगों ने। ठीक है, क्लियर है ये,
लिख लो, दिस k is called angular wave number. K is called angular wave number. टू पाई बाय लैम्डा, सिर्फ 1 बाय लैम्डा को हम कहते हैं वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा को एंगुलर वेव नंबर, और सिर्फ 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। क्या मतलब है गविश इसका? वेव नंबर 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स। भाई एक वेव पूरी एक कंप्लीट साइकिल लैम्डा डिस्टेंस में, तो लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव है पूरी ना, पीक से पीक तक, तो 1 मीटर में 1 बाय लैम्डा। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बाय लैम्डा की 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो नोट कर लो, बेसिकली दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितनी है दैट। तो 2 पाई बाय लैम्डा को एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं हम। ठीक है, लो बेटे डाउट्स बताओ एसएचएम वाले। भव्या, शीट के डाउट्स हैं वो सब हैं, और कल भी मैं डिस्कस करूंगा, कल एसएचएम के डाउट हो जाएंगे, टाइम बता देंगे कल का, थोड़ा सा लेट रख लेंगे क्लास, बता देंगे टाइम 10-11 के आसपास रख सकते हैं ना अगर चाहे तो, या आप लोग को 9 बजे वो कैब्स उसी से ही आते हो? कौन कौन 9 से 2 वाला टाइम ही चलता है ना आपका? तो नहीं बेटे, हो सकता है और बच्चे भी आते हो साथ में कोई। आप कौन? 3, 1 2 3। आप कैसे आते हो लावण्य आजकल? दूसरी कैब? नहीं वो तो 9 से 2 ही चलती होगी ना। हाँ तो फिर टाइम वही रखेंगे, देख लेंगे, बता देंगे। कौन सा? 9th और 10th। ये बेटा प्लीज बातें नहीं। 9th क्वेश्चन देख जीवन ज्योत, मैं हिंट दूंगा खाली, बातें नहीं। Two particles A and B perform SHM along the same straight line with the same amplitude A, same frequency and same। यार ये तो वो सर्कल से कंपेयर करके करो। At some instant of time they have the same displacement from mean position. Greatest distance between them is found to be 3a by 2. At some instant of time they have the same displacement। ये तो सर्कल से कंपेयर करके हो जाएगा, मतलब बेसिकली क्रॉस एक दूसरे को कब कर रहा है। बात कबीर, यार ये मैं बता रहा हूं ना बेटा, अपने पास यही सब नुकसान कर देगा बेटा, तुम लोग को मानते नहीं हो, समझते नहीं हो बात को, जाके अगले साल जागते हो तुम लोग, तब तक लेट हो गया होता है। इधर ध्यान दो, कह रहा है इनके बीच ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है 3a by 2। तो अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ऊपर से लाइट गिराई, इन दोनों पार्टिकल्स की मैंने अगर शेडो देखी, एक पार्टिकल यहां एक यहां, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इनके बीच तब होगी जब एक पार्टिकल यहां पे होगा, सबको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, दूसरा यहां पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटेस्ट होने का मतलब है वेलोसिटी सेम। वेलोसिटी सेम होने का मतलब है मीन पोजीशन से दोनों की डिस्टेंस सेम। ठीक है, तो इस रुक जा, तो ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 3a by 2। ये वाला पार्टिकल यहां पर है, ये वाला पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, ये ऐसे घूम रहे हैं इस तरह से, तो ये इस वक्त इधर जा रहा है और ये इस वक्त इधर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। ये गैप हमें दे रखा है 3a by 2, तो फिर ये गैप कितना हो गया? ये गैप कितना हो गया? दिस गैप इज 3a by 4, और ये है a, तो ये एंगल आ गया थीटा, साइन थीटा कितना आ गया? 3a by 4 अपॉन a कितना आ गया? 3 by 4, ये एंगल आ गया। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 थीटा। इन पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 2 थीटा। नाउ इट सेज दैट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। तो वो कब होगा? जब ये दोनों पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए, इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा ही रहेगा। ये एक यहां पहुंच जाएगा, एक यहां पहुंच जाएगा सर्कल में घूमते हुए, तो नीचे इन दोनों पार्टिकल्स की शैडो एक ही जगह पर होगी, है ना, यहीं पर होगी दोनों की शैडो। ये एंगल वही थीटा है, सेम थीटा। ये ए है
कह रहा है इस वक्त इनकी मीन पोजीशन से दूरी वो ये होगी, यानी कितनी हो जाएगी a cos थीटा, और जब साइन थीटा 3/4 है तो ये थीटा लो, ये 3 लो, ये 4 लो, साइन थीटा 3/4 तो ये कितना आ जाएगा √16 - 9 7, तो cos थीटा कितना आ जाएगा √7/4, दैट्स ऑल। सो a √7/4 आंसर है। कह रहा है एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन भी सेम है उनकी भाई, एक मेन पोजीशन के राइट है एक लेफ्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम कहाँ है, एक का प्लस है एक का माइनस है, सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही जगह पर है दोनों, तो वो ये टाइम आएगा, तो उस वक्त मेन पोजीशन से इनकी दूरी इतनी होगी, हो जाना चाहिए था ये। ओके 10th क्वेश्चन देखो, नोट करना है इसको, कर लो दोबारा सॉल्व, ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं बेटे इन्हें दोबारा प्रैक्टिस करो, आप नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे आप, इन सब की प्रैक्टिस करो अच्छे से। 10th क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा करना, कम से कम क्लास में जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं उन्हें मार्क करो, क्योंकि अगले साल फिर क्या होगा जब आप रिवाइज करोगे, आप सारे क्वेश्चंस नहीं, आपने एसएचएम के क्लास नोट्स, इसीलिए कह रहा हूं नोट्स अच्छे से बनाओ, आपने सारे क्लास नोट्स रिवाइज करे, उसके बाद ये शीट्स निकाली, जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करे थे, आपके डाउट थे, बस उन्हें करा, सारे 25 नहीं करने हैं, हो सकता है 7-8 करे जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल। ठीक है 10th क्वेश्चन देखो, a particle executes SHM in a straight line in the first second starting from rest, कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी t = 0 पर ये यहां पर है, यानी मैं इसके एसएचएम की इक्वेशन लूंगा a cos ओमेगा t, क्योंकि कह रहा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये वर्ड को अंडरलाइन करो टेस्ट के टाइम में भी, अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी t = 0 पे ये पार्टिकल कहाँ है एक्सट्रीम पर, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस a एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड अ डिस्टेंस b इन द सेम डायरेक्शन इन द फर्स्ट सेकेंड, यानी t = 0 पे चला, एक सेकेंड बाद t = 1 पर इसने a ट्रेवल कर लिया, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल A माइनस स्मॉल a, भाई ये x तो मुझे मीन पोजीशन से डिस्टेंस बता रहा है ना, वो कह रहा है एक्सट्रीम से a चला तो मीन से दूरी कितनी रह गई ये, दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा, t की वैल्यू 1 है, कह रहा है अगले एक सेकंड में ये b चला, अगले एक सेकंड में ज्यादा चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मीन पोजीशन के पास आ रहा है इसकी स्पीड तेज होती जा रही है, हो सकता है क्रॉस भी कर गया हो, हमें नहीं पता, वो आप कुछ भी मानो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब x कितना हो गया कैपिटल A माइनस a प्लस b, दैट इज a cos 2 ओमेगा, t को 2 रख दिया, इसको लिखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos ओमेगा की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखो, क्वाड्रेटिक टाइप बनेगी, सॉल्व कर लो, ठीक है नोट करो इसको, कैलकुलेशन आएंगी इसमें। अब इस पे देखो जेई मेन में एक क्वेश्चन आया था वो भी बताता हूं इसी पे बेस्ड, पहले इसको नोट करो। अनंतवीर वीडियो कैमरा यार समग्र ऑन रहना चाहिए, गलत बात है बेटे जब टीचर एक बार बोल देता है व्हाई यू आर डिविएटिंग फ्रॉम दैट, हाँ बेटा आजा, आज वो नहीं पहना, आज जोश नहीं चाहिए, तुम लोग सब अच्छे बच्चे हो बेटे, मैं नहीं चाहता तुम लोग, देखो बच्चे हो तुम लोग समझते, पता है क्लास में हाई फोकस, यही नहीं तो फिर मतलब पता है वो आईआईटी दिल्ली बॉम्बे की जगह कोई नए आईआईटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, और हालांकि फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग रन में इससे कोई वो मतलब, आप बस अपना काम बहुत ढंग से, आप अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ाओ, जो भी काम करो ढंग से करो, अगर वैसे भी आप हो बहुत सिंसियरली अपना काम करते हो तो डेफिनेटली अच्छा करोगे बेटे, वो आदत डालो कि अच्छा मैं बैठा हूं, मैंने 10 क्वेश्चन करने हैं, लेट मी सॉल्व इट विथ फुल एंथुजियाज्म, फुल इन्वॉल्वमेंट, ऊपर ऊपर से निपटा के खत्म वो मत करो काम, ढंग से करो काम, फिर डेफिनेटली अच्छा ही करोगे आगे। अब इस पे देखो जेई मेन पे जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बड़ा इजीली हो गया था, उसने क्या बोला, इसने तो बोला ए और बी, उसने बोला था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसने कहा पहले टी सेकंड में उसने ए ट्रेवल किया, अगले टी सेकंड्स में 2a, तो जब उसने बी की जगह 2a ले लिया तो ये क्वेश्चन हो गया बड़ा आसान,
पहले t सेकेंड में उसने कितना ट्रेवल किया, a। अगले t सेकेंड्स में यानी t से लेकर 2t तक उसने कितना ट्रेवल किया, 2a, दुगना ट्रेवल किया। ठीक, हमने एक तरफ अभी एक वो शॉर्टकट रिजल्ट देखा था कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो यहां से आधे डिस्टेंस कैपिटल A बाय 2 तक आने में उसको टाइम लगता है t बाय 12 और यहां से यहां तक t बाय 6। तो एक्चुअली वो जो क्वेश्चन था ना जो जेई मेन में आया था कि पहले t सेकेंड्स में उसने a ट्रेवल किया, वो t एक्चुअली t बाय 6 था। क्योंकि देखो अब पहले t बाय 6 टाइम में a ट्रेवल करेगा, अगले t बाय 6 टाइम में a प्लस a 2a ट्रेवल कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो स्मॉल a आ रहा है वो बेसिकली कैपिटल A बाय 2 है। क्वेश्चन कह रहा है पहले t सेकेंड्स में वो यहां पहुंचा, यहां से यहां तक ट्रेवल किया उसने कितना, a। अगले सेम टाइम t में वो यहां पहुंच गया, इसने कितना ट्रेवल किया, a प्लस a 2a। तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में स्मॉल t कितना था, t बाय 6 और स्मॉल a कितना था, a बाय 2। वो ऐसे ही हो गया था क्वेश्चन, बच्चों ने ऐसे ही कर दिया था जिन्हें जिन्हें ये डेटा याद था कि मीन पोजीशन से a बाय 2 तक जाने में t बाय 12। देखो ना स्मॉल टी टाइम में स्मॉल टी टाइम t बाय 6 है तो t टाइम में यहां से यहां तक, अगले स्मॉल टी टाइम में t बाय 6 टाइम में t बाय 12 दो होंगे ना, तो 2a आ जाएगा। ये सब चीजें आपको डेवलप तभी कर पाओगे जब आराम से टाइम दोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मत करो, कोई बात नहीं, बट जो करो ढंग से करो। और जो क्लास में हुए हैं उन्हें तो जरूर घर पे करो प्रैक्टिस। कुछ नहीं पता नहीं होता, मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, और बताओ 15वां क्वेश्चन पूछा था। 11th ना, ये टू बॉडी ऑसिलेटर है, मैं करा दूंगा। ठीक है, वो दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, मैं करा दूंगा इसको बाद में। 15th क्वेश्चन देखो। 15th में वो फिजिकल पेंडुलम से हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i बाई mgd से। नहीं नहीं, तरनजोत ने पूछा है, हो गया था। तरनजोत एक बार बेटे अप्लाई कर, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i बाई mgd, i निकाल लेगा, ml² बाई 3 प्लस ml² बाई 3 आएगा। दोनों रॉड्स अपने एंड पॉइंट के अबाउट ही घूम रही हैं, सो 2/3 ml²। और d निकाल ले, दोनों रॉड्स का चेक कर COM कहाँ है, तो पूरे सिस्टम का COM, जैसे ये ऐसे एक रॉड है, ये ऐसे एक रॉड है, ये हिंज पॉइंट है ना, इसका COM यहाँ है, इसका यहाँ है, तो कंबाइंड COM यहाँ पर होगा। ये l/2 दूरी है, ये l/2 है, तो ये d पता कर लो कितना है और फिर फॉर्मूला लगा दो 2 पाई अंडर रूट i बाय mgd। ठीक है, ऐसे ही किया। और बताओ कौन सा इस शीट का, कोई और है एक्सेप्ट 11th, वो मैं करवा दूंगा ना, कल करवा दूंगा। टू बॉडी ऑसिलेटर की थोड़ी सी थ्योरी बता के। प्रीवियस ईयर कौन सा बेटे, कौन सा, 41 और 37। ये क्वेश्चन, इसको भी अभी रोक लो बेटे, ये ना टॉर्शनल पेंडुलम का है, अब नहीं है बट एनीवेज हम कर लेंगे इसको। 37 देख लो एक बारी, ये टॉर्शनल वाला भी मैं कल करा दूंगा आप लोगों को ना। कल मैं डाउट क्लास ही रख लूंगा एसएचएम की, है ना। टाइम मैं बता दूंगा किस टाइम पे कर सकते हैं, तो सर से डिस्कस करके ना, उन्होंने भी क्योंकि डाउट क्लास रखनी है। ये देखो, when a particle of mass m is attached to a vertical spring, its motion is described by y naught sin square omega t from the lower end of the unstretched spring, then omega is, ये ऐसे एक स्प्रिंग है ऐसे, where y is measured from the lower end of the unstretched spring, ये unstretched spring है ऐसे। ठीक, when a particle of mass m is attached to a vertical spring of spring constant k and released, its motion is described by y naught sin square omega t। तो इसका मोशन है y इक्वल टू y naught sin square omega t। इसके साथ हमने ये पार्टिकल अटैच किया ऐसे, तो मीन पोजीशन तो यहाँ पे आएगी, दिस इज मीन पोजीशन। आपने पार्टिकल को यहाँ पे अटैच करके रिलीज करा, तो यही एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पे y मेजर कर रहा है इस जगह से, तो y हम एक्सट्रीम पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, तभी तो cos आ रहा है ना। y इक्वल टू क्या आ रहा है, y नॉट साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है,
तो इस केस में क्या होगा, आप देखना इधर, ये y हम मेजर कर रहे हैं, कह रहा है इस जगह से, ठीक है। तो y की वैल्यू कहां तक जाएगी, आप देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 0 से 1 तक जाता है ना, इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से y0 तक। इसका मतलब इस जगह से ये पार्टिकल y0 नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर, फिर y0 नीचे, फिर वापस ऊपर, यही होगा ना y इज y0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से y0 नीचे फिर वापस, मतलब y0 कभी निगेटिव, ये y कभी निगेटिव नहीं होगा, फाइन। हमसे कह रहा है देन ओमेगा इज, अब ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहां से मेजर कर रहा है ये y इज y0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू, फाइन, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y0 बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि ऐसे दूसरी तरफ ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, है ना। यहाँ से 0 से कहां तक जा रहा है, y0 तक, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है y इज मेजर्ड फ्रॉम हेयर। तो अगर ये 0 से y0 तक जा रहा है, तो इसका मतलब मीन पोजीशन y0 बाई 2 पर है। तो y0 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg बाई k आ जाएगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे kx नॉट इज इक्वल टू mg होगा ना। सो k टाइम्स y0 बाई 2 इज इक्वल टू mg आएगा ना, मीन पोजीशन पे फोर्सेस बैलेंस करोगे तो y0 बाई 2 आ जाएगा mg बाई k। नाउ ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट k बाय m, यही होता है ना ओमेगा, अंडर रूट k बाय m। एक मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, देखो आप पकड़ते हो नहीं, तो ओमेगा अंडर रूट k बाय m, तो यहाँ से k बाय m की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाय m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2g बाय y0, है ना, k बाय m इज, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2g बाय y0। तो ऑप्शन में दे रखा है अंडर रूट 2g बाय y0 है, तो आंसर क्या है चेक करो जरा, इसका मुझे आंसर बताओ, 37 का आंसर क्या है जरा, g बाय 2। अब बताओ हमने गलती कहाँ करी, मैंने आपसे कहा था ना कि शायद मैं एक मिस्टेक कर रहा हूं, तो आपने ये मुझे बताना है, करना ऐसे ही है, बस एक जगह मैंने गलत लिख दिया, मैंने जो ये ओमेगा को लिखा ये सही नहीं है, ये क्या होगा ये आप बताना, बाकी सब ठीक है, इट्स ओके, ये ओमेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, आप बताओगे, क्योंकि वो मैं तब लिखता हूं जब इक्वेशन होती है एसएचएम की y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये साइन स्क्वायर था, ये साइन स्क्वायर था, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा नहीं है, ये बदलेगा, आप वो फॉर्मूला लगाओ cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप चेक करोगे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखना कुछ और आएगी, उसे रूट के बाय m से इक्वेट करोगे तब आंसर आएगा, ये एक बात सोचना, ठीक है। व्हाट हैपेंस, अगर मैंने कहा एक पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तुम इसको क्या लिख सकते हो, a बाई 2 इंटू 2, हाँ जी बेटा, तो आ जाएगा a बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 ओमेगा टी माइनस 1 बाई 2, बोलो बोलो, या 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 आएगा, 1 अच्छा 2 तो लगाया, 1 माइनस cos 2 में, तो एक्चुअली अगर इस तरह से लिखा है तो दिस इज ऑफ कोर्स एसएचएम, बट इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एंड नॉट ओमेगा। अगर एक एसएचएम की इक्वेशन मैंने लिखी a साइन ओमेगा टी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अगर एक एसएचएम की इक्वेशन मैंने लिखी a साइन स्क्वायर ओमेगा टी या a कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एक्चुअली, क्योंकि टाइम पीरियड साइन स्क्वायर फंक्शन का आधा हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा लेके करना था, ठीक है, ये रखो बेटे, बाकी कल डिस्कस करते हैं बेटे, है ना, कल मैं डाउट्स ही डिस्कस करूंगा, जिनके जिनके भी डाउट्स हैं आप लेके आओगे, विल डिस्कस ऑल, वो 2 बॉडी वाला भी कल करा दूंगा, आप नहीं आ पाओगे ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, बट कोशिश करो आना ही क्लास में, ठीक है, क्योंकि मैथ्स की भी क्लास होगी डाउट की, उसके बाद फिजिक्स की भी होगी, ओके बेटा। आप ये रिवाइज करो संडे टेस्ट के लिए, अब जितना भी काम किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस,